नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन 3746 पर। टॉपिक हमारा है लुसेंट बुक से साइंस का, और साइंस में स्पेशल हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान होता क्या है उसको हम लोग परिभाषित करें तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना, एवं अवस्था परिवर्तन, अर्थात रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के हम लोग गुण को, संगठन को, संरचना को और उसके अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। और जिस पदार्थ के गुणों को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके संगठन का अध्ययन करेंगे, उसके संरचना का अध्ययन करेंगे और उसके अवस्था परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, तो उसको विज्ञान के जिस शाखा में रखा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। बात करें रसायन विज्ञान की, अर्थात केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो केमिस्ट्री है, जो मिस्रवासी हैं, मिस्र में केमी को कहा जाता है काली मिट्टी। काली मिट्टी मीन्स काली मिट्टी को मिस्र में केमी कहा जाता है और काली मिट्टी से ही बना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? केमिस्ट्री के जन्मदाता मतलब रसायन विज्ञान के पिता। तो रसायन विज्ञान के पिता का श्रेय लेवोसियो जी हैं। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? साइंटिस्ट लेवोसियो जी। हम बात करेंगे जो पदार्थ होते हैं इनके वर्गीकरण का, पदार्थों के वर्गीकरण का। तो पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को दो भागों में हम लोग विभाजित करके पढ़ सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में किस प्रकार पदार्थों का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को पुनः हम लोग तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, गैस को गैस ही लिखेंगे। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, तो रासायनिक वर्गीकरण में पुनः इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ और सेकंड में इसको हम लोग मिश्रण में विभाजित कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम लोग फिर से वेरीफाई करेंगे कि शुद्ध पदार्थ के कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, पुनः मिश्रण को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थ को जब हम वर्गीकृत करेंगे तो शुद्ध पदार्थ दो ही होते हैं, या तो शुद्ध पदार्थ तत्व होंगे, एलिमेंट्स, और नहीं तो कंपाउंड्स होंगे, मीन्स
यौगिक होंगे। मीन्स शुद्ध पदार्थ दो फॉर्म में होते हैं, या तो तत्व फॉर्म में रहें, एलिमेंट्स फॉर्म में रहें, और नहीं तो यौगिक फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म में रहें। और मिश्रण में आप लोग को पता ही होगा, मिश्रण में भी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो ही प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। पहला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा असमांगी या विषमांगी मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण में दो प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रणीय पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो भागों में बांटते हैं, या तो तत्व और नहीं तो यौगिक। मीन्स शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। फिर हम बात करेंगे यौगिक का वर्गीकरण, तो यौगिक को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं। अभी सबको विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे, जब इसको डिफाइन हम लोग करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ हम किसके वर्गीकरण में हैं। यौगिक में या तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और एक अकार्बनिक यौगिक। पुनः तत्व को भी दो वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है धातु और सेकंड है अधातु। प्यारे दोस्तों, एक बार रिवीजन कराना चाहेंगे, रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना तथा उनकी अवस्था परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, उस विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मीन्स केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो केमी है वह मिस्र का वर्ड है, मिस्र का शब्द है। केमी, केमी को कहा है, केमी जो है वह केमिनो, किससे बना है, केमिनो। और केमिनो का मतलब होता है काला रंग, केमिनो का मतलब होता है काला रंग। और वहाँ की मिट्टी काली थी और काली मिट्टी को केमी कहा जाता है, और काली मिट्टी में तत्व वगैरह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए काली मिट्टी से ही बना केमिस्ट्री। फिर हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री का जो श्रेय जाता है वो लेवोसिए जी हैं। अब हम लोग वर्गीकरण करेंगे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ, पदार्थ किसे हम लोग कह सकते हैं पदार्थ, तो उन सभी वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखते हों, स्थान घेरते हों। अर्थात उन सभी वस्तुओं को पदार्थ कह सकते हैं जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थों का वर्गीकरण में दो भागों से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग अध्ययन करेंगे ठोस का, पुनः द्रव का और गैस का। आगे हम लोग सीखेंगे पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, या ठोस, द्रव, गैस। लेकिन फिर से आगे जा कर के दो अवस्था और बताएंगे, एक प्लाज्मा और एक आइंस्टीन कंडेंसेंट करके बताएंगे। मीन्स टोटल 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग तीन ही अवस्था जानेंगे, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को पढ़ेंगे। पुनः शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे, तत्वों में और यौगिक में, और मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व या तो धातु होंगे और नहीं तो अधातु होंगे। यौगिक या तो कार्बनिक यौगिक होंगे और नहीं तो अकार्बनिक यौगिक होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं क्रम वाइज।
सबके डिफिनीशन को। तो ध्यान रहे बाबू, ठोस, ठोस हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था होती है, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उस पदार्थ का शेप मीन्स आकार और उसका आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। मीन्स ठोस का कंपल्सरी रूप से मुख्य रूप से इसका आकार और आयतन ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कोई राइटर जो हैं इसमें एक वर्ड और जोड़ दिए हैं कि ये निश्चित द्रव्यमान के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठोस जो होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान के ही होते हैं, कोई बात नहीं है। द्रव क्या होते हैं? ध्यान रहे, तो पहला गुणधर्म इसका क्या है? जो द्रव होते हैं उनमें बहाव होता है। मीन्स यदि हम द्रव को ले लें, सपोज जल ले लें, यदि गिलास में रखेंगे तो किसका रूप धारण कर लेगा? गिलास का। और उसी द्रव को यदि हम लोग किसी बाउल में, किसी कटोरे में ले लें तो किसका रूप धारण कर लेगा? उस बाउल का, उस कटोरे का। तो एक बात तो निश्चित है कि जो द्रव होता है उसका जो आकार होता है वो क्या होता है? आप लोग क्या बताएंगे? अनिश्चित। क्यों अनिश्चित? क्योंकि देख रहे हैं जिस पात्र में रख रहे हैं द्रव उसी का आकार धारण कर ले रहा है। यदि द्रव को ग्लास में रख रहे हैं तो ग्लास के जैसा हो जा रहा है, बाउल में, कटोरे में रख रहे हैं तो कटोरे के जैसा हो जा रहा है। यदि किसी थाली में रखेंगे तो उसका आकार कैसा हो जा रहा है? थाली के आकार का हो जा रहा है। तो एक बात तो हम लोग सीख लिए कि जो द्रव होता है वो अनिश्चित आकार के होते हैं। और जो आयतन होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कह दें 1 लीटर द्रव है, उसको बाल्टी में रख दिए तो क्या बाल्टी में रखने से 4 लीटर हो जाएगा? नहीं, वो 1 ही लीटर रहेगा। और उसी 1 लीटर द्रव को यदि हम मग में रखें, जग में रखें तो क्या वह घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो आप लोग का जवाब क्या रहेगा? नहीं। किसी पात्र में रखेंगे उसका जो आयतन रहेगा 1 ही लीटर रहेगा। मीन्स निश्चित क्या है? तो इसका द्रव का आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल पानी, दूध, तेल, पानी, दूध, तेल आदि। ठोस लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि। गैस अवस्था क्या होता है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें दोनों ही अनिश्चित होता है, अर्थात इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। विथ एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको देखें, फील करने की कोशिश करें, अनुभव करने का कोशिश करें, महसूस करने का कोशिश करें कि गैस जो होता है इसका कैसे आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग गैस की थोड़ी सी मात्रा लेकर के जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें भरेंगे तो गैस फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो उसके पूरे सिलेंडर में जा करके इधर उधर क्या हो जाएंगे? फैले जाएंगे। जिससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो पात्र है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जितने आयतन का रहेगा जो गैस है उसके पूरे आयतन को ढकने का कोशिश करेगा। और आकार के बारे में बात करें तो कॉमन सेंस यदि आप लोग लगाए हैं तो भी जान सकते हैं कि गैस को भी जिस बर्तन में हम लोग रखेंगे, मतलब बर्तन कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का रूप धारण कर लेगा। तो मीन्स 3 चीजें हम लोग सीखें कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, ईंट, पत्थर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। और द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार तो क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पानी, दूध, ऑयल आदि। गैस
गैस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बारे में बात करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, क्लोरीन को, HCl को पर्याप्त मात्रा में हमारे प्रकृति में पड़े हुए हैं गैस आदि। अब हम लोग बात करें रासायनिक परिवर्तन का, इसको विभक्त कर दें, अलग अलग कर दें। ध्यान रहे दोस्तों, यह जो है गैस का है, यह जो पार्ट है यह किसका है, द्रव का है, और यह जो पार्ट है यह किसका है, ठोस का है। अब हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बात करें, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो इसको हम लोग इधर वेरीफाई करें। शुद्ध पदार्थ, ध्यान रहे, सपोज यदि आप लोग जा रहे हैं आभूषण के दुकान पर आभूषण खरीदने, और जो बेचने वाला है वह कहे हम दो प्रकार के आभूषण को दिखा रहे हैं, दोनों सोने का है, एक में मिलावटी है और एक शुद्ध है, तो आप किसको लेना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है आप लोग शुद्ध सोने को लेना चाहेंगे। अशुद्ध क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अशुद्ध इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि उसमें बाहरी अपद्रव्य हैं, बाहरी तत्वों को उसमें डोपिंग कराया गया है, उसमें मिश्रण कराया गया है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के तत्व के अवयव पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यदि उस तत्व में किसी प्रकार से यदि दूसरे तत्व को मिला दिया जाए तो बताएंगे वह शुद्ध रहा, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही तत्व के अवयव से बने हुए होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो सोना, चांदी, हाँ सोना के बारे में बात करें हम तो सोना में थोड़ी सी अपवाद ये है, शुद्ध सोना आप लोग कितना मानते हैं? तो आप लोग बताएंगे 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। और रियलिटी क्या है? जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट सोना होता है, वो कभी ठोस फॉर्म में नहीं होता है, वह द्रव फॉर्म में होता है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि सर सोना तो ठोस होता है, तो इसके लिए बाहरी तत्व का इसमें मिश्रण कराया जाता है 24 कैरेट सोने में, ताकि वह ठोस बन सके। तो अर्थात इंटरनली देखा जाए जो आभूषण सोने से बना हुआ है उसमें मिश्रण है। चांदी, एल्यूमिनियम, आदि शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में आएंगे। शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो फर्स्ट इसका है वर्गीकरण में, फर्स्ट इसका है एलिमेंट्स, जिसको क्या बुलाता है? तत्व। तत्व का परिभाषा क्या होता है? आज तक प्रकृति में कितने तत्व प्राप्त हैं? तो आज तक प्रकृति में लगभग 118 तत्वों की प्राप्ति हो गई है। आज तक प्रकृति में कितने तत्वों की प्राप्ति हो चुकी है? 118 तत्वों की प्राप्ति हो चुकी है। और तत्व होते क्या हैं? तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी विधि से, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। मीन्स तत्व को यदि हम तोड़ें या धारीदार हथियार से उसको काटे तो पक्का वो कटेगा, लेकिन जो दोनों टुकड़ा रहेगा वो एक ही प्रकार के अवयव रहेंगे। मीन्स फिर से हम इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी विधि से, किसी भी रीति से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया ही नहीं जा सकता है, तत्व कहलाता है। और 118 तत्व हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, ये सभी तत्व के कैटेगरी में आते हैं। ये बाबू ये LI है न कि SI है,
Si होता है सिलिकॉन, Li होता है लिथियम। बात करें हम यौगिक का, ये यौगिक क्या होते हैं तो सुनेंगे ध्यान से हमारी बात को। यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व को उठा करके आपस में डोपिंग कराएं, मीन्स इसमें से किसी दो तत्व को ले लें और उसको पिघला करके एक ही में क्या कर दें, उसको मिक्सचर कर दें, मिला दें, तो कन्फर्म है वह जो पदार्थ बना है तीसरा, दो या दो से अधिक तत्वों को पिघला करके जो तीसरा पदार्थ बनाया गया है उसमें उन दोनों तत्वों का अवयव आ गया है। तो जो यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में, ये नहीं कि एक बहुत ज्यादा ले ले और एक बहुत कम ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग से बनाए गए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। फिर से सुनेंगे, यदि इसमें से किसी दो तत्वों को उठा करके पिघला दें और दोनों को आपस में मिला दें तो वो तो बन गया मिश्रण, लेकिन हम मिश्रण थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं यौगिक। तो यौगिक इन जिन दोनों तत्वों को लेकर के मिलाया जा रहा है उनका निश्चित अनुपात देखना पड़ेगा कि वह एक निश्चित रेशियो में है कि नहीं, और उनको किस प्रकार, ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे हम उसको मिला दें और मिश्रण और यौगिक बन जाए। तो उनको रासायनिक संयोग से बनाई जाएगी, यौगिक कहलाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जल, जिसका फार्मूला आप लोग क्या बताएंगे, H2O। अब वेरीफाई करें कि जल यौगिक कैसे है, वो तो द्रव के कैटेगरी में आ ही रहा है, लेकिन इसको हम लोग ये सीखना है कि यह यौगिक कैसे है। तो देखेंगे जल में कितने प्रकार के अणुओं का योगदान है, तो देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी रेशियो देखें तो हाइड्रोजन जो होता है वह 1 नंबर का होता है, फर्स्ट नंबर पे होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, और जो ऑक्सीजन है वह परमाणु क्रमांक उसका कितना होता है, 8 होता है। तो मीन्स इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पर देखेंगे रेशियो, और यहाँ पर देखेंगे हम किसका, ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे। H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और कितना परमाणु से मिलकर के H2 का निर्माण हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 परमाणु के, H के 2 परमाणु के मिलने से हाइड्रोजन के 1 अणु का निर्माण हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और जब अणु को तोड़ते हैं तो परमाणुओं में टूटता है। तो H2 कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बताएंगे जरा आप लोग कि H और H2 में क्या अंतर है, देखेंगे, ध्यान रहे बाबू, H और H2 में क्या अंतर है। तो जो H है यह हाइड्रोजन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि H2 क्या है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिले हैं तो जाकर के H2 बना है। तो H2 जो है हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, क्या बना, अणु बना। H और H2 में अंतर आप लोग सीख लिए। H हाइड्रोजन परमाणु को दर्शाता है, जबकि H2 जो होता है हाइड्रोजन अणु को दर्शाता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को हम लोग देखें, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 भाग हैं तो 2 से गुणा करेंगे, और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे परमाणु क्रम में से कितना होता है, तो 8वें नंबर का है ऑक्सीजन, और इसका 2 गुना जो परमाणु क्रमांक होते हैं लगभग 2 गुना या 2 गुने से कुछ अधिक परमाणु भार होते हैं। तो ऑक्सीजन 8 नंबर का है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा बताएंगे आप लोग, 16 होगा, 2 1 टाइम 2 रेशियो 16। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इसमें 2 भाग है, परमाणु क्रमांक 1 है, 2 भाग है, 2 से 2 गुणा कर दिए, लेकिन इसका 2 गुना काहे नहीं कर रहे हैं। फिर से देखेंगे, H परमाणु क्रमांक 1 तो हमने 1 रख दिया, जिस प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8,
यह 2 पार्ट में है तो 2 से गुणा किया गया है, जबकि इसमें किसी प्रकार का दूसरा पार्ट नहीं है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया गया है। तो इसका परमाणु भार निकाला गया है, इसमें नहीं गुणा किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है एक बहुत बड़ा अपवाद है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो होते हैं वह समस्थानिक के बारे में होते हैं, मीन्स उसका परमाणु भार जो होता है निश्चित नहीं होता है। 1H1 भी होता है, 1H1 इसका परमाणु भार 1 भी आ सकता है, 1H2 भी हो सकता है और 1H3 भी होता है। मीन्स 1H1 मीन्स पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन है, इसका भार 1 भी हो सकता है, पहले नंबर पे ही हाइड्रोजन होता है तो सत्य है, लेकिन इसका भार 2 भी सौ हो सकता है। और पहले नंबर पे हाइड्रोजन होता है तो सत्य है, लेकिन इसका भार 3 भी सौ हो सकता है। तो ये अपवाद है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ हम लोग न 3 का न 2 का गुणा नहीं करते हैं, ओनली 1 का गुणा कर देते हैं। अब इसका रेशियो हम लोग निकालें, इसका रेशियो, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2 से अनिरस्त होगा के बार में, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। मीन्स हम लोग क्या देखें, जो जल है वह भारानुसार निश्चित अनुपात में ही बने हुए हैं, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। मीन्स यदि हमें जल को बनाना रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग 2 तत्वों का प्रयोग करेंगे। H2O के लिए H2O के निर्माण में H2O के निर्माण में 2 तत्वों का प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन का और किसका, ऑक्सीजन का। लेकिन ये तो तय है वैसे नहीं कि जितना मिल जाए हाइड्रोजन और जितना मिल जाए ऑक्सीजन दोनों को ले मिला दिए बन गया H2O, लीजिए एंजॉय करिए, ऐसी बात नहीं है। हाइड्रोजन को यदि हम लोग 1 मोल लेंगे तो हमारे पास मजबूरी रहेगी ऑक्सीजन को कितना मोल लेना पड़ेगा, 8 मोल। यदि हाइड्रोजन के हम 2 मोल लेंगे तो जाहिर सी बात है 2 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, कितना मोल लेंगे, 16 मोल। यदि हाइड्रोजन के 3 मोल लेंगे तो इसमें अब 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना मोल, ऑक्सीजन का 24 मोल। तो इस प्रकार हम लोग अभी यौगिक सीखें कि यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में लेकर के, और रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक तत्वों के यदि लेकर के निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग से अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। और जो जल है एक यौगिक ही है। फिर अब हम बात कर सकते हैं समांगी मिश्रण का। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जरा इसको हम लोग इधर कॉर्नर में वेरीफाई करें। समांगी मिश्रण देखिए, जैसा कि नाम ही बता रहा है, समअंगी का मतलब होता है समअंगी। सम मतलब बराबर होते हैं, अंग मतलब उसके अंग, मतलब उसके अवयव। तो समांगी मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या पदार्थों को इस प्रकार मिलाते हैं कि दोनों का अवयव एक समान रहे। समांगी मिश्रण में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को या तत्वों को लेकर के इस प्रकार मिलाएं कि दोनों पदार्थ का अर्थात प्रत्येक भाग का जो संगठन है एक समान रहे, अर्थात पदार्थों का संगठन, संगठन मतलब होता है वो जिनसे जिनसे मिलकर अवयवी कण बने हुए हैं। पदार्थों का संगठन यदि समान है तो हम लोग कह सकते हैं प्राप्त पदार्थ, मिश्रण तो है लेकिन कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो H2O, ध्यान रहे H2O में हम लोग यदि एंट्री करा दें NaCl को, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, इसका प्रयोग हम लोग डेली करते हैं। यही है साधारण नमक, जिस नमक को हम लोग अपने खाद्य पदार्थों में, भोजन वगैरह में मिला करके डेली बाई डेली हम लोग ग्रहण करते हैं। और NaCl में
कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि घेघा रोग से बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, कहते हैं नमक का। नमक तो हमारा देखा जाए तो ये लवण है, लेकिन घेघा रोग से बचाव के लिए एक तत्व होता है आयोडीन। तो NaCl में आजकल जो गवर्नमेंट है आयोडीन का मिश्रण करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि यदि हमारे बॉडी में, यदि हमारे शरीर में आयोडीन तत्व का लेयर कम होगा, अर्थात आयोडीन तत्व का मात्रा कम होगी, तो हमारी जो बॉडी है घेघा रोग से पीड़ित होगी। आजकल तो जो NaCl है, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है नमक का कि आयोडीन का प्रयोग न करे। और आप लोग जब कभी भी सेवन करिएगा तो आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करिएगा, क्योंकि यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हुई तो हम लोग घेघा रोग से पीड़ित हो जाएंगे। तो H2O में NaCl के मिश्रण को यदि हम लोग मिला दें, फॉर एग्जाम्पल इसमें भरे हुए हैं जल मीन्स H2O, और इसमें हम मिश्रण करा रहे हैं, इसमें हम एंट्री करा रहे हैं NaCl का। तो इसमें जल में NaCl क्या हो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि खूब बढ़िया से इस विलयन को, इस घोल को हम लोग सेक करें तो NaCl का पूर्ण रूपेण जल में घुलाव हो जाएगा। अब यदि हम आप लोगों से कहें कि यदि ऊपरी सतह के विलयन को लेकर के चखें, तब ज़्यादा खारा मिलेगा कि निचली सतह का, कि बीच वाले सतह का। NaCl पूर्ण रूप से इसमें घुल गया है, तो आप लोग का रिजल्ट क्या रहेगा, आप लोग का जवाब क्या रहेगा कि कहीं से कितना हो मात्रा में विलयन को उठा लीजिए, हर एक जगह खारापन एक समान रहेगा। मीन्स हम लोग क्या सीखें कि जल और NaCl, जल जो है NaCl को अपने अंदर घुलने दिया है, तो जो घुल जाता है वह विलेय होता है। मीन्स जो घुल जाए वह विलेय है, और जो घुला देता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो इस बर्तन में क्या क्या है, तो घुलने वाला है और क्या है, घुलाने वाला है। घुलने वाले को विलेय कहेंगे, और कहीं कहीं पर कम मात्रा वाले पदार्थ को, जो कम मात्रा में लिया गया है उसको विलेय बोल दिया जाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में लिया गया है उसको विलायक बोल दिया जाता है। नो प्रॉब्लम, हम लोग बस इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जो घुल जा रहा है वह विलेय है, और जो घुला दे रहा है वो विलायक है। अब हम पूछें इस बर्तन में क्या है, तो आप लोग तो बताएंगे विलेय भी है विलायक भी है, लेकिन संक्षेप में कहें, एक वर्ड में कहें, एक शब्द में कहें तो क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि अब बन गया है विलयन। तो हम लोग क्या सीखें, जो विलेय और विलायक दोनों आपस में मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। अब कहें ये क्या है, तो नमक है। नमक अपने आप में क्या है, विलेय है, विलेय पदार्थ है। और जल हम लोग सीखे हैं, जल एक अच्छा क्या है, विलायक है। और जब विलेय और विलायक मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। फिर हम बात करें विषमांगी मिश्रण का, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ध्यान रहे विषमांगी मिश्रण को हम लोग कहीं इधर वेरीफाई कर लें। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो यदि हम लोग दो या दो से अधिक तत्वों को या पदार्थों को किसी भी अनुपात में, ये कोई जरूरी नहीं है कि विषमांगी मिश्रण में हम लोग समान अनुपात और मतलब निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से ही बनाए, नहीं, हम उठा लिए धूल को और उठा लिए NaCl को, दोनों का आपस में मिश्रण करा दिए। तो कोई पूछे कौन सा मिश्रण है, तो आप लोग भूले भटके मत करिएगा, समांगी मिश्रण है। वो तो साफ साफ दिख रहा है ना कि इसमें धूल मिलाया गया है और NaCl मिलाया गया है। और जो समांगी होता है वह विलेय जो होता है, जो विलायक होता है, विलेय को अपने अंदर विलीन कर देता है, दिखता ही नहीं नग्न आंखों से।
और जो विषमांगी मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में लेकर के मिला देते हैं। नग्न आँखों से देखने पर दोनों के कण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें NaCl में मिला दीजिए चीनी को। चीनी का फार्मूला क्या होता है? शक्कर का फार्मूला क्या होता है? यदि पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग को पहले से पता था कि नहीं? लेकिन चीनी का फार्मूला CHO लिख देना है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 22, यहाँ पर 11 और यही है चीनी। और यह क्या है? क्या है? नमक। अब हम लोग बच गया है यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इनको हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। यदि हम आप लोगों को समझाने में सक्षम हैं तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार, दुलार, स्नेह, साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह वगैरह भर देंगे। जय हिंद, जय भारत।